नमस्कार, स्वागत है आपका सुदर्शन विशेष में। मैं हूं आपके साथ आयुष और अपने हुए पराये पार्ट 3 में आपका स्वागत है। किस तरीके से हमने आपको दिखाया पिछले कई पार्टों में कि वृद्धों के साथ क्या कुछ समस्याएं पेश आती हैं, कैसे जब उनको सहारे की आवश्यकता होती है तो हमारे जो बच्चे उनको घरों से बाहर निकाल देते हैं, किन किन समस्याओं से वो जूझते हैं। हमने इन तमाम विषयों पर चर्चा भी की और ये तमाम चीजों को जानने की कोशिश की कि आखिर हमारे समाज के अंदर ये तमाम चीजें कहां से आ गई, वृद्ध किस तरीके से इन तमाम चीजों का सामना करते हैं, क्या कुछ इसके लीगल एस्पेक्ट्स हैं, उस पर भी हमने चर्चा की। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ये भी हम आगे आने वाले जो हमारे पार्ट हैं उसके अंदर चर्चा करेंगे। तो अपने हुए पराये, और जैसा कि आप समझ ही चुके हैं अब तक कि किस तरीके से जब बुजुर्गों को आवश्यकता हमारी होती है या फिर ऐसे समय में जिस वक्त सबसे ज्यादा देखभाल की आवश्यकता हमारे बुजुर्गों को होती है उस वक्त हम उनको अपने घरों से बाहर निकाल देते हैं या फिर उनके साथ कुछ ऐसा बर्ताव करते हैं जो भी इन तमाम चीजों की ओर इंगित करता है कि जो हमारा सामाजिकता का स्तर है वो कितना ज्यादा गिर चुका है। हमने कई सारी रिपोर्टें आपको, कई सारे रिसर्च ऐसे दिखाए जिसको देखने के बाद आप इन तमाम चीजों को समझ चुके होंगे अब तक कि आखिर इन बुजुर्गों को किस किस तरीकों की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे बुजुर्गों से भी मिलवाएंगे, अपनी रिपोर्टों के आधार पर आपको दिखाएंगे भी कि किस तरीके से जब वो ओल्ड एज होम पहुंचते हैं या फिर जब वो वृद्धाश्रम पहुंचते हैं तो उनके साथ किस तरीके की जो समस्याएं हैं या किस तरीके की परेशानियां हैं उससे उनको दो चार होना पड़ता है। तो कार्यक्रम की शुरुआत करें, हम इस तमाम चर्चा को आगे बढ़ाएं, अपने एक्सपर्ट से इन तमाम चीजों को जानने की कोशिश करें। लेकिन उससे पहले आपको आज की ये खास रिपोर्ट दिखाएंगे। आज जो हम आपको दिखाने और बताने जा रहे हैं, निश्चित तौर पर आपके जहन में ये सवाल जरूर पैदा कर देगा कि माता पिता को भगवान मानने वाले इस देश में कुछ ऐसी भी संतानों ने जन्म लिया है जो बड़े होकर अपने माँ बाप को बोझ समझने लगे हैं, या तो वो अपनी चमकदार जिंदगी में दाग समझकर एक कमरे में बंद कर देते हैं। ऐसा दाग जो जिंदगी के किसी भी डिटर्जेंट पाउडर से ना धुले, या फिर वो अपनी असमर्थता को दिखाकर उन्हें ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं। आइए अपनों की दगाबाजी के बाद ये बुजुर्ग कैसे रहते हैं, कैसे अपने जैसे और लोगों के साथ अपनी जिंदगी के बचे लम्हों को गुजारते हैं। आपको श्री विक्षाम वृद्ध आश्रम ले चलते हैं जहां अपनों से सताए 150 से ज्यादा बुजुर्ग रहते हैं। कहते हैं बुजुर्ग बरगद की पेड़ की तरह होते हैं जिसकी छांव में हमें हमेशा ठंडक मिलती है। लेकिन आजकल जिस सांस्कृतिक दिवालियेपन से देश गुजर रहा है, जिस सांस्कृतिक दिवालियेपन से हमारा समाज गुजर रहा है, अक्सर देखा जाता है कि घर के बुजुर्ग को घर में रहने की जगह नहीं मिल पाती है। ऐसे में हम एक वृद्धाश्रम आए हैं और आपको दिखाएंगे कि कैसे घर से सताए हुए बुजुर्ग यहाँ रहते हैं और उनकी दिनचर्या क्या है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या मजबूरी थी कि बुजुर्ग यहाँ आ गए, आखिर उनके अपनों ने इनका साथ क्यों छोड़ दिया। क्या नाम है आपका? जोगेंद्र नाथ तिवारी। कब से हैं यहाँ पे? यहाँ पर 1 हफ्ता से ज़्यादा हो गया। बच्चे हैं? बच्चा हमारी एक लड़की है जिसका शादी हमने बहुत बढ़िया से कर दिया था। पहले मानती थी तो, लेकिन रास्ते में आ रहे थे तो गिर गए, फ्रैक्चर हो गया। गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में इलाज चला, थोड़ा बहुत पैसा था वो खर्च हो गया। उसको मालूम हुआ, खबर लोग भेजे तो दामाद और वो खबर भेजा कि 50,000 रुपया हमको भेजो तो अब देखभाल करेंगे। हम बोले कि 50,000 कहाँ से लाऊं। देश में वृद्ध आश्रमों की गिनती अब तक नहीं की गई है। इसका सरकार या गैर सरकारी स्तर पर
कोई भरोसेमंद सर्वे नहीं हुआ है, लिहाजा वृद्धाश्रमों का कोई निश्चित आंकड़ा नहीं है, लेकिन इनकी उपयोगिता बढ़ रही है, इसलिए इनकी संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। समाज कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में 2008 से 2009 में 278 वृद्धाश्रम सक्रिय थे, जो 2009 से 2010 में बढ़कर 728 हो गए। इनमें से करीब आधी संस्थाएं दान पर आश्रित हैं, जबकि कुछ संस्थाएं अपने यहाँ बुजुर्गों को पनाह देने की फीस वसूलती है। वृद्धाश्रमों की संख्या जितनी तेजी से बढ़ रही है, बड़े बुजुर्गों के सम्मान का ग्राफ उतनी ही तेजी से नीचे गिर रहा है। ओल्ड एज होम की डिमांड बड़े शहरों में ही नहीं, बल्कि छोटे शहरों और कस्बों में भी बढ़ी है। तो हमने आपको दिखाया आज कि किस तरीके से इन वृद्ध आश्रमों के अंदर ये जो तमाम बुजुर्ग हैं उनकी कैसे दिनचर्या होती है, किस तरीके से उनको तमाम जो परेशानी है उनका सामना करना पड़ता है, कहां कहां से दूर दूर से तमाम जो बुजुर्ग हैं वो पहुंचते हैं, क्या कुछ उसके पीछे के कारण होते हैं, ये भी हमने आपको दिखाया। और इन तमाम जो बुजुर्ग हैं या इनकी तमाम बातों से अब तक आप समझ चुके होंगे कि किन मजबूरियों के चलते आखिर इन जो बुजुर्ग हैं इनको इन वृद्धाश्रमों की शरण लेनी पड़ती है। इन तमाम चीज़ों पर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। पिछले 2 दिन से लगातार हमने आपको दिखाया भी कि इन तमाम चीज़ों के आखिर क्या कुछ कारण हैं और इनके जो तमाम उपाय हैं उसको भी हम लोग ढूंढने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। आज भी इसी कड़ी में हमारे साथ एक खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं परिचय आपको कराता हूं, डॉक्टर जीपी भगत जी हैं। आप गुरु विश्राम वृद्ध आश्रम के फाउंडर भी हैं। तो जीपी जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जीपी भगत जी, बिल्कुल एकदम सीधा सा सवाल आपसे करना चाहूंगा। हम लोगों ने बहुत सारी इन तमाम कार्यक्रमों में चर्चा करी कि हमारे सोसाइटी के अंदर ये तमाम चीजें कहां से आ गई, क्यों इस तरीके का जो चलन है वो हमारी सोसाइटी के अंदर बढ़ गया, जब जरूरत होती है बुजुर्गों को तो क्यों हम उनको सहारा नहीं देते। लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, आप खुद एक वृद्ध आश्रम चलाते हैं, कितने तरीके के वृद्ध आश्रम होते हैं, क्या इसमें भी कुछ प्रकार होते हैं? हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को विस्तार से समझाएं। आज देश में खैर तो बहुत दुख की बात है कि वृद्धाश्रम है, भारत जैसे देश में नहीं होना चाहिए। हमारी संस्कृति और सभ्यता रही है, श्रवण कुमार जी का नाम जो है, सब लोग ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं, जो हमारी धरोहर है वो अब गिरती जा रही है। लेकिन वृद्धाश्रम का जहाँ तक सवाल है, हिंदुस्तान में करीब 3 तरह के वृद्धाश्रम हैं। एक तो वो वृद्धाश्रम है जिसमें कि बड़े पैसे वाले लोग, उनके बच्चे विदेशों में हैं या अपने देश में हैं, लेकिन खूब पैसा देते हैं और वो वहाँ रहते हैं। लेकिन एक शर्त होती है कि जब तक वो शरीर और दिमाग दोनों से ठीक हैं जी और पैसा दे सकते हैं, तो इस तरह के एक तरह के वृद्धाश्रम, ये कैटेगरी ये है जी। दूसरी कैटेगरी ये है, थोड़ा कम पैसा दें या कुछ फ्री लोग रह लेते हैं, लेकिन वहां भी शर्त ये होती है कि वो व्यक्ति अपना काम स्वयं कर सके, नहाना धोना कपड़े सब कुछ जो है वो शारीरिक और मानसिक रूप से ठीक हों। अब समस्या आ रही है उन लोगों की जो कि शरीर और दिमाग दोनों से लाचार हैं जी। अब ये तीसरा जो कैटेगरी है, इस तरह के वृद्धाश्रम बहुत कम है और खास तौर से एक बीमारी है, उसके तो बहुत शायद ना के बराबर हैं, वो है डिमेंशिया एंड अल्जाइमर जी जी, जिसमें कि मेमोरी लॉस हो जाती है जी। और व्यक्ति क्या कर रहा है उसे खुद पता नहीं होता जी। मेरे यहाँ हमारा जो वृद्धाश्रम है ये इसी तरह के लोगों के लिए है। वृद्धाश्रम नाम तो रखना पड़ा जी जी, लेकिन जो है ये जो वृद्धाश्रम है बिल्कुल स्पेशल लोगों का है और यहाँ हमारी कोशिश ये होती है जो बिल्कुल शरीर और दिमाग दोनों से लाचार हो, हम उन्हें ही प्रायोरिटी देते हैं जी जी। और बिल्कुल फ्री रखते हैं, क्योंकि हम ऐसे लोगों को लाते हैं हम सड़कों से, पैसे कहाँ से देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जी जी, लेकिन जीपी भगत जी, आप तो खुद जेएनयू के स्कॉलर रहे हैं और इतनी बड़ी पढ़ाई करने के बाद फिर आपके दिमाग में ये जो चीज है ये कहाँ से आई कि आपने कब ये चीज सोची कि आपको इस तरीके के कामों में लगना चाहिए? ये एक जो समाज के अंदर कुरीति आ गई है उससे आपको जो ये बुजुर्ग हैं या जिन इन तमाम चीजों से पीड़ित हैं उनकी सेवा करनी चाहिए, ये जो भावना है या फिर ये जो काम करने का जो आपके मन में विचार आया, ये कहाँ से आया? एक्चुअली ये देन कहें तो सबसे पहले तो मेरे माता पिता का है जी, क्योंकि मैं देखता था, मैं गांव का रहने वाला हूं
जी। और मेरे पिताजी सरकारी कर्मचारी रहे हैं रेल के, जी। उन्हीं के नाम पर ये आश्रम है। मैंने देखता था, इसीलिए ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि इसमें एक रहस्य है। मेरे पिताजी जो भी गरीब लोग थे उनकी मदद करते थे। मैं बचपन से इस बात को देखता था। जी। मेरी माताजी जो है, अगर कोई भी आ जाता था भूखा, उसको भोजन कराती थी। जी। कहीं न कहीं बचपन से ये मेरे माइंड में ये बातें थीं। जी। और जब मैं जेएनयू बीएचयू से पढ़ाई करके जेएनयू में मैं एमफिल पीएचडी कंप्यूटर साइंस का स्कॉलर था। जी। और वहां मेरे दिमाग में ये बात आई कि इतना लॉजिकल ब्रेन हम लोगों का, शार्प ब्रेन, गवर्नमेंट भी इतना खर्चा की हम लोगों के ऊपर, हम लोग इतने अच्छे अच्छे प्रोफेसर हमें पढ़ाए, तो इस ब्रेन का इस्तेमाल सिर्फ पैसा कमाने में नहीं होना चाहिए। जी। ये मेरे दिमाग में था। और मैं ये सोचता था कि मैं ज्यादा से ज्यादा समय अपना मैं स्वयंसेवी संस्था बना करके और मैं लोगों की सेवा में लगाऊंगा। इस ब्रेन का इस्तेमाल मैं देश के कार्य के लिए करूंगा, समाज के कार्य के लिए करूंगा। और वहीं से, लेकिन इतना बड़ा ऐसा काम हो जाएगा ये मैं भी नहीं सोचा था। जी। लेकिन वक्त ने जो है बहुत अच्छा किया। और मैं तो यही कहूंगा कि जितने पढ़े लिखे लोग हैं जी। आए, इसमें इस कार्य में आना चाहिए पढ़े लिखे लोगों को अपना, क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग जब तक नहीं आएगा तो इसमें इसको हमें दोनों तरह से रोकना भी तो है। जी। जी। तो बुद्धिजीवी वर्ग एनजीओ में कमी है, एनजीओ में आना चाहिए। जी। और प्रभु ने जो है मुझे इस कार्य को सौंपा, मुझे बड़ी खुशी है। जी। जी। अच्छा जीपी भगत जी, आप तो बहुत सालों से आप लगे हैं इन तमाम चीजों में, और एक तरीके से हम कह सकते हैं आपने अपना पूरा जीवन लगा दिया इसमें। इतनी अच्छी पढ़ाई करने के बावजूद भी पैसा कमाने के पीछे आप नहीं गए। अच्छी बात है, इस तरीके की जो विचार हैं लोगों के होने चाहिए और लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा मैं और चीज आपसे समझना चाहूंगा। ये जो बुजुर्ग हैं, आप जो वृद्धाश्रम चलाते हैं, तो आपको ये बुजुर्ग कहाँ से मिलते हैं? मतलब आपके यहाँ लोग इनको एडमिट करा के जाते हैं, या इनके जो बच्चे हैं वो आके आपके यहाँ कहते हैं कि आप हमारे इन बुजुर्गों को अपने यहाँ रखिए, या फिर किसी और प्रोसेस से आप इन बुजुर्गों को कलेक्ट करते हैं, फिर इन तमाम जो सुविधाएं उनको मुहैया कराते हैं? ये जो प्रोसेस है ये कहाँ से करते हैं आप? इन तमाम चीजों के बारे में आपसे समझना चाहूंगा। दरअसल दो तरह के बुजुर्ग हैं। एक बुजुर्ग तो जो शरीर और दिमाग दोनों से लाचार हो गए, याददाश्त खत्म हो गई। और ज्यादातर हमने देखा है कि जिनकी याददाश्त खत्म होती है वो या तो पैरालिटिक अटैक्स, बिल्कुल चल फिर पैरालाइज हो गए, जी। जी। या फिर फ्रैक्चर्ड, क्योंकि दिमाग काम नहीं करता, कहीं भी गिर गए, फिसल गए, तो अब वो बेड रिडन हो गए, बिस्तर पर ही वो टॉयलेट बाथरूम सब कुछ करना है। जी। दिमाग काम नहीं करता, गुस्सा भी आता है। तो बहुत से परिवार तो बहुत सेवा करते हैं जी। उनके संस्कार जो है उन्हें जो दिया है माँ बाप ने, उससे वो अपने माँ बाप की खूब सेवा करते हैं। लेकिन कुछ परिवार क्या करते हैं, ड्राइवर को बोला, खुद गाड़ी में बिठाए, घर से उठाए, 15-20 किलोमीटर दिल्ली में कहीं भी छोड़ दिए, क्योंकि याददाश्त तो है नहीं, कोई घर का मकान का पता पूछेगा वो बता नहीं सकते जी। और 3 दिन में रोड पर तो कोई व्यक्ति जाएगा, उसकी शक्ल बदल जाएगी, फिर पहचानेगा कौन? जी। वो व्यक्ति कहीं भी बैठा है। ज्यादातर लोग, जो मुझे अनुमान है कि वो बचते नहीं हैं, मर जाते हैं रोड पर। लेकिन जो थोड़े बहुत बच जाते हैं, और हमें खबर मिलती है, हमें 2-3 तरह से, एक तो दिल्ली पुलिस के लोग लेकर आते हैं जी, दूसरा कुछ एनजीओस के लोग भी ले आते हैं हमारे पास जी, तीसरा हमारी 2 गाड़ियां घूमती हैं जी। हमें कहीं भी फोन हमारे पास आता है, फोन का लोग जान गए धीरे धीरे, अब 10 साल हो गया इस आश्रम को चलते हुए, जी, जी। तो हम भी जाकर लेकर आते हैं जी। तो एक कैटेगरी है जो छोड़ी गई है, जो घर के बच्चे परिवार के लोग खुद छोड़कर चले जाते हैं जी। दूसरी कैटेगरी ये है कि जिनकी याददाश्त चली गई, वो भी डिमेंशिया के पेशेंट हो गए, लेकिन वो चलते फिरते हैं। जी, जी। अब वो घर से निकले टहलने के लिए, मॉर्निंग वॉक करने के लिए, बाजार में गए सब्जी लेने के लिए, और वहां से फिर भटक जाते हैं, वो घर नहीं पहुंच पाते हैं जी। ऐसे बहुत सारी केसेस हमारे पास आ गई हैं, क्योंकि हमें कैसे पता चला कि जब लोग ढूंढते हुए आते हैं जी, जी। तो ये वृद्ध जब घर से गुम हो जाते हैं, घर पर दोबारा नहीं पहुंच पाते, तो उनके बच्चे उन्हें ढूंढते हैं। जी, जी। कम से कम कुछ नहीं तो पिछले 10 सालों में हमारे यहाँ से 200-250 लोगों को जी। हमने जो है घर में भेजा, जी, जी। और उनके बच्चे रोते हुए आए, ऐसा नहीं कि बड़े दुखी थे। जी। और तो ये दूसरी कैटेगरी है। जी, जी। तीसरी कैटेगरी है जो कि
मेरे पास तमाम फोन कॉल आते हैं जी कि, और बड़े शर्म की बात है, बड़े दुख की बात है जी। कि कहते हैं कि किसी को रखना है। मैं पूछता हूँ भाई कौन है? जी, बोलते हैं जी कोई। जी जी जब मैं दबाव डालता हूँ, भाई हम ऐसे नहीं, जब तक आप बताओगे नहीं कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो, आपका क्या संबंध है, वो कौन है, उस समय कहते हैं मेरी माँ है जी या मेरे पिताजी हैं। जी इतना दुख होता है। और मैं कई बार तो फोन पर उनको डांटता हूँ जी कि जब तुम पैदा हुए होगे जी। तो यही माँ जो है चारों तरफ बताई होंगी, मिठाइयाँ खिलाए होंगे तुम्हारे पिताजी ने कि आज बेटा हुआ है। जी वो लोगों को बताए होंगे क्या खुशी से, और आज तुझे शर्म आ रही है कि अपनी माँ कहने में। जी जी बहुत मैं तो फोनों पर जो है फोन कॉल्स इतने आते हैं। जी जी। तो मुझे लगता है कि जो तीसरी कैटेगरी है, अभी एक घटना कल की है, बिल्कुल बिल्कुल। मैं बड़ा रिसेंट घटना है, मैं आपको बताऊं। जी जी कल एक व्यक्ति को उनकी बेटी लेकर आई जी और पहले आकर बताई कि ऐसे ऐसे हैं। फिर बाद में जो है जब मैं गया, लेकर आई तो मैं उनको देखने गया। जी। मैं कहा कौन है, कैसे हैं? जब मैं वहां देखा, उनकी शरीर बहुत भारी थी, जी लेकिन उनके अंगूठे में इंक लगा हुआ था। जी जी मैं कहा ये ताजा इंक? मैं कहा अंगूठे में इंक कैसा? तो बोलते कि ऐसा है जी, हम बैंक अकाउंट बंद कराने गए थे। जी। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अंगूठा क्यों लगाएगा? अंगूठा क्यों लगाएगा? जी साइन किए नहीं होंगे। जी। तो कई बार जो है मैं जब उसको देखा, मैं कहा इनको रख तो रहा हूं, जी लेकिन आइंदा इस आश्रम में मत आना, ये देख लेना। जी और मरने के बाद अंतिम संस्कार हम लोग करेंगे जी और आप बिल्कुल नहीं आओगे। जी मैं इसलिए ये बात बोला। वैसे मैं लोगों को अगर कुछ पता चल जाता है कि किसी के हैं घर वाले, तो मैं फोन करता हूं जी। या रिश्तेदार हैं, लेकिन मुझे इतना दुख हुआ, इतना कहने के बावजूद भी वो लड़की ने ये नहीं रिक्वेस्ट किया कि नहीं जी, कम से कम आप मुझे इससे मत वंचित करें। जी। इतना नैतिक स्तर गिर चुका है। जी जी तो बहुत बुरा हाल है। ये सब लोग जो हैं कितने तरह के हैं, लेकिन इन सब लोगों को हम लोग रोड से उठा के लाते हैं। जी। और मेरा उद्देश्य यही है कि चाहे कुछ भी हो, पूरे लोगों को दिल्ली सहारा एनसीआर मिलना में चाहिए। जी कोई भी बुजुर्ग रोड पर भूख से, प्यास से, ठंड से, गर्मी से न मरे। मैं लोगों को यही कहता हूं कि आप लोग चाहे कहीं भी, आप 24 घंटे प्रभु ने दिया है, 24 मिनट तो इस कार्य को, परमार्थ के कार्य को कर दें। जो भी मिले लोगों को बताएं। जी हमारे पास गढ़मुक्तेश्वर में जगह है, जी। और कुछ नहीं करेंगे वहां। अभी भी हम टिन की चद्दरें डाल करके लोगों को बना रखे हैं, जी रखेंगे। जी मालिक भोजन देने वाला तो मालिक है। बिल्कुल। जो भी आएगा भूखा नहीं रहेगा। जी, जी। तो ये है लोगों का, और बड़ा दुख की बात है कि ऐसा हो रहा है। मेरे पास बहुत फोन कॉल्स भी आते हैं, जी और खास तौर से वो बिल्कुल। अच्छा लाचार जी, लोग। एक चीज और हम लोगों को पता चली, आपके आश्रम में हमारे जो रिपोर्टर थे वो भी गए, गहन पड़ताल करके तमाम चीजों को करीब से देख करके आए। ये जो वृद्ध होते हैं, कुछ वृद्ध ऐसे भी होते हैं जिनकी मृत्यु आपके आश्रम में हो जाती है, आप बाकायदा उनका अंतिम संस्कार करते हैं। कैसी घड़ी होती है, कैसा मूवमेंट होता है उस वक्त, कैसा आप लोगों को फील होता है, ये तमाम चीजें हम समझना चाहेंगे और हमारे दर्शकों को भी बताएं इन तमाम चीजों के बारे में। देखिए, अब तक मैं लगभग 350 से ज्यादा ही अंतिम संस्कार अपने हाथों से कर चुका हूं। कई बार मैं बाहर रहता हूं तो हमारे सेवादार भी कम से कम 15-20 कर चुके हैं। जी वो घड़ी ऐसी होती है, कम से कम 50, मैं शुरुआती दौर की बात करता हूं जब मेरे पास स्टाफ नहीं हुआ करता था। जी मैं होता था और बाकी कुछ महिला कर्मचारी होती थी। उस समय जब मृत्यु होती थी, 1-2 बार लोगों ने मुझे कहा कि अगर कोई डेथ हो जाए तो आप हमें इन्फॉर्म कर देंगे, हम लोग आ जाएंगे। जी 1-2 डेथ में 2-4 लोग आ गए। जी उसके बाद जब मैं उनको सूचना देता था तो कोई कहता मैं कहीं भी हूं, कोई कहता मैं बहुत दूर हूं। हालात यह है कि कोई भी बुजुर्ग मैं अकेले अपने कंधे पर जी आगे बॉडी उठाता था, जी और एक ड्राइवर बुलाता था जो शव वाहन के, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता था, भाई साहब जरा पीछे आप हाथ लगा लीजिए। गली से थोड़ा सा सामने, चूंकि गाड़ी अंदर नहीं आ सकती, जी जी तो 4 आदमी बेसहारा लोगों को कंधा देने के लिए नहीं तैयार होते।
मैं कम से कम अपने हाथों से 50 लोगों को, तो इस तरह से जब तक 50 लोगों के बाद मेरे पास 1-2 स्टाफ आ गया, मेल मेंबर हम रख पाए, तो उनको जो है हम लोग अब तो 4 आदमी मिल करके ले जाते हैं। अब तो हमारे पास गाड़ी भी हो गई है। लेकिन हकीकत जो समाज की मैं बताना चाहूंगा कि आज मैं कई बार दुख होता है कि इसका मतलब मृत्यु में भी लोग दिखावा तो नहीं करते हैं कि हम नहीं जाएंगे तो अगला नाराज होगा, क्योंकि जाना चाहिए उस जगह जहां पर कोई नहीं है। सोचना चाहिए लोगों की कि आश्रम में कोई नहीं है। जब वो देख रहे हैं कि मैं कंधे पर उठा के ले जा रहा हूं अकेले अपने दम पर, तो कम से कम 2 आदमी आकर के हमें एक सहारा दे सकते थे। लेकिन बड़ा जो है ये बड़ा कड़वा सच है। लोग जो हैं तो अंतिम संस्कार, लेकिन इतने कठिन परिस्थिति के बावजूद भी मैं एक बात बताऊं कि ये बुजुर्ग जो हैं 2 चीजें नहीं भूलते। एक तो अपना धर्म नहीं भूलते। मैं पूछता हूं, बाबा आप कौन सा धर्म मानते हैं? जरूर बता देंगे। बेटा मैं मुस्लिम हूँ। कोई कहे मैं हिंदू हूँ, मैं सिख हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, ईसाई हूँ। और अपने बच्चों का नाम नहीं भूलते। पोते पोती और बच्चे, अगर पोते पोती हैं तो उनका भी नाम नहीं भूलते, घर का पता भूल जाएंगे, सब कुछ भूल जाते हैं, बता ही नहीं पाते, पुरानी यादें रहती हैं। लेकिन 2 चीजें उनके खून में बसी हुई हैं, धर्म और बच्चे। अब हम लोग क्या करते हैं कि मुस्लिम की भी अगर मृत्यु हो जाती है तो फिर हमने लोगों को, मैं बुलाता हूं मुसलमान लोगों को, वो आते हैं बाकायदे सम्मान के साथ, जो रीति है उनको नहलाना धुलाना। फिर वहां से हम उनको लेकर के निजामुद्दीन दिल्ली में है, अच्छी जगह है जहां सभी लोग जाते हैं, बड़े लोग, वहां हम ले जा करके नमाज वगैरह पढ़ करके अदा करके फिर वहां मैं करते हैं 350 लोगों में कम से कम 25 से 30 लोगों का, मुस्लिम लोगों का मैं अंतिम संस्कार कर चुका, निजामुद्दीन में दफना चुका। एक क्रिश्चियन थे बाबा, उनकी डेथ हुई, बिल्कुल विधि विधान से फादर को हमने बुलाया, प्रेयर करवाए, ताबूत में सब कुछ रख के, उनका बत्रा हॉस्पिटल के पीछे है वहां किया। बाकी हिंदू लोगों का स्मशान में ले जाते हैं, विधि विधान से बड़ा सम्मान के साथ सभी धर्मों का जो है उनके अनुसार हम करते हैं। बिल्कुल। चलिए जीबी जी, आपसे अभी आगे भी बात हम जारी रखेंगे, लेकिन जो तमाम चीजें हैं दर्शकों के सामने रखनी भी बहुत जरूरी है। आप भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बता रहे हैं दर्शकों को, इसके बाद भी अगर दर्शक समझ जाएं, या फिर इस तरीके के कोई अगर बच्चे हैं अपने माता पिता को, या फिर जब वृद्धावस्था में पहुंचते हैं उनके पेरेंट्स, तो उनको जब वृद्धाश्रम छोड़ने जाते हैं उस वक्त भी इन चीजों को अगर समझें तो हमारी ये जो डिबेट है ये भी कारगर रहेगी और उनके बीच में भी एक मैसेज आएगा। लेकिन हम लोगों ने बहुत रिसर्च इन तमाम चीजों पर किया हुआ है और ये तमाम चीजें कैसे दर्शकों तक पहुंचाएं जाए, उसके लिए बहुत सारी रिपोर्ट्स भी ऐसी हैं जो हमने तैयार करी हैं। तो एक और रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, जिसको देख करके वो लोग भी जरा इन तमाम चीजों को समझने की कोशिश करें। दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में 2 दर्जन से ज्यादा ओल्ड एज होम चल रहे हैं। इनकी बढ़ती संख्या, इनकी बढ़ती उपयोगिता ये बताने के लिए काफी है कि घर में बुजुर्ग माँ बाप की क्या हैसियत रह गई है, जिन्होंने कभी अपनी उंगली का सहारा देकर चलना सिखाया, कंधे पर बिठाकर दुनिया दिखाई। जब भी कभी कदम लड़खड़ाए आगे बढ़कर थाम लिया। वक्त बदला, बच्चा जवान हुआ और उसे सहारा देने वाले कंधे बूढ़े हो गए। अब जब इन कंधों को सहारे की जरूरत पड़ी तो अपने बेगाने हो गए। इस भीड़ भाड़ वाली दुनिया में उन्हें बेगाना कर दिया गया, उन्हें ओल्ड एज होम भेज दिया गया। मेरे चारों ओर कुछ बुजुर्गों को देख रहे होंगे आप। इनमें से कोई माँ है तो कोई बाप है, लेकिन उनको अपने ही बच्चों ने दगा दे दिया। जिंदगी के जिस मुकाम पर उन्हें सहारे की जरूरत थी, उन्हें बेसहारा कर दिया, और उन्हें बेसहारा करने वाले उनके अपने हैं, उनके बेटियां हैं, उनके बेटे हैं। आइए बात करते हैं हम एक ऐसी माँ से जिनके बच्चों ने वृद्धाश्रम में रहने के लिए इन्हें मजबूर कर दिया है। आपको बताते हैं कि क्या है इस माँ का दर्द। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकूरन। कब से हैं आप यहाँ पे?
हो गए 2 महीने तो हो गए। 2 महीने। बच्चे हैं? हाँ, कितने? 4 4 बच्चे हैं। लड़के कितने हैं? 2 2। लड़कियां 2 हैं। 2 तो वो नहीं रखते आपको, क्यों? कहते हैं पैसा ला, पैसा दे हमें और फिर हमारे पास रहो, पैसा नहीं दोगे तो हम नहीं रख सकते। कहाँ रहती थी आप पहले? लखनऊ रहती थी। लखनऊ से आप आई हैं यहाँ पे? अच्छा, तो अब जो है आपके पास फोटो है अपने बच्चों का? नहीं। याद आती है उनकी? नहीं। नहीं, क्यों? कोई याद नहीं आती है। जब वो मेरी गरज नहीं रखते हैं तो मैं क्यों करूँ बेटा। तो सुना आपने, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के देश को न जाने किसकी नजर लग गई। आज कैमरामैन आनंद तिवारी के साथ आलोक झा, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। तो ये वो हकीकत है और ये वो कड़वी सच्चाई है जो हमारे समाज का आईना इन दिनों बन चुकी है और हम इन सच्चाइयों से आपको लगातार रूबरू करवा रहे हैं। और वाकई में अगर अभी भी हम नहीं समझेंगे और इन तमाम चीजों को समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो वाकई में ये जो समाज है किस ओर जाएगा उसके भी जिम्मेवार हम ही होंगे। और ये चीज भी बहुत समझनी जरूरी है कि आज जो हम अपने बुजुर्गों के साथ कर रहे हैं कल वो हमारे साथ भी हो सकता है। तब अपने आप को आप किस तरीके से महसूस करेंगे? अगर इन बातों को भी आप अभी समझ जाएं तो इस तरीके की जो परेशानियां हैं हमारे सामने पेश नहीं आएंगी। जीबी भगत जी, माफी चाह रहा हूं, आपसे सवाल बहुत सारे थे और आपसे बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी भी लेनी थी, लेकिन समय अब इजाजत नहीं देता कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। लेकिन आपने अपना कीमती समय निकाला और इतनी जो बातें थी बुजुर्ग आश्रमों से जुड़ी हुई वो हमारे साथ शेयर करी, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के अपने हुए पराये के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। कल होंगे फिर हाजिर कुछ तमाम नई हकीकतों के साथ और कुछ ऐसी कहानियों के साथ जो आपके दिल को फिर से छू लेंगे। लेकिन फिलहाल अभी दीजिए इजाजत। जय हिंद।